सभी को नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत साहब, महानिदेशक प्रशिक्षण व यातायात श्री अनिल पालीवाल जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री संजीव कुमार नर्जरी जी, इस सम्मेलन में आए सभी पुलिस के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस सम्मेलन में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा है कि 60वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक का इस सम्मेलन में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा है कि 60वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में रायपुर में चर्चा हुई। ये हर साल सम्मेलन किसी न किसी प्रदेश की एक राजधानी में या किसी प्रमुख स्थान पर होता है। हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से ठीक करना है, हमारे साथ कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको कि हमें उनके साथ चलना है। क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि अपराधी आज के समय में नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कई तरह के अपराध बढ़े हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिसिंग को क्या करना है, ये सभी प्रदेशों को लेकर के पूरे देश की चर्चा होती है। और आज मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर आज का ये सम्मेलन रखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में सभी चर्चा होने वाली है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा है और राजस्थान से 5 प्रदेशों की सीमाएं भी लगती हैं। उन 5 प्रदेशों का भी मिजाज है, वो भी आप सभी जानते हैं। क्योंकि अपराधी अपराध करता है, दूसरे प्रदेश की शरण लेता है। एक तरफ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो एक तरफ 5 राज्यों की सीमाएं हमसे लगी हुई हैं। उसका अपराधी किस तरह से फायदा उठाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां के लोगों में शांति और सद्भावना हो, वहां उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो,
तो वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां के विकास से लेकर के वो सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ उसमें होता है और उसी के आधार पर राज्य बढ़ता है। मैं कह सकता हूं कि उस मंच के माध्यम से बेहतर पुलिस तकनीक का उपयोग, समुदाय का सहयोग, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की गई थी। आज प्रदेश की पुलिस को उन उपायों को अमल में लाने के कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस आपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए, पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध खुफिया जानकारी का उपयोग क्षेत्र के अपराधियों को व्यवस्थित प्रोफाइल करने और सोशल मीडिया सहित उनके सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज के समय में अपराध बढ़ा है, हमें उससे आगे जाना होगा। नए नए तकनीकी के माध्यम से हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें हमें विचार करना होगा। मैंने एक दिन डीजी साहब को कहा था कि हमको एक इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हमारा साइबर क्राइम हो, उस पर एक हमें हर महीने 1-2 दिन की कार्यशाला उसमें करनी चाहिए, चाहे वो बीसी के माध्यम से करें, क्योंकि अपराध भिन्नता का होता है। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार कई बार इस तरह के अपराध आते हैं जो आप कहते हैं कि तो पहली बार होना पाया है। हम उनको किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। और मैं इसलिए और कहना चाहता हूं आपको कि मैंने पहले दिन ही कहा था, दिसंबर 23 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा जो भी आवश्यकता है हमारी पुलिसिंग के लिए, हम उसको पूरी तरह से करने को तैयार हैं। और लगातार आप 2 साल से देख रहे हैं, जो आपने हमसे कहा है हमारी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, वो काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हम चाहते हैं, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बन गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, किसी भी राज्य के लिए, वहां की सरकार के लिए, वहां के उस डिपार्टमेंट के लिए अगर प्रथम पुरस्कार मिलता है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारी पुलिसिंग पूरे देश के अंदर अग्रणी बने। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसकी आवश्यकता है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सूचना की प्रत्येक श्रेणी को टैग करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे किसी भी श्रेणी से संबंध कई चैनलों से प्राप्त सूचनाओं का कुशल विश्लेषण किया जा सके। मुझे यह भी पता है पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम उसमें और कैसे आगे बढ़ें, हम उसको और कैसे नियंत्रित करें। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है, हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है, लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है, महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है, अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। मित्रों, लेकिन फिर भी इसमें आवश्यकता है, हम और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है।
और मैं हमेशा कहता हूं, यह अखबार में आता है कि यह घटना घटित हुई, लेकिन हमारी पुलिसिंग ने उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसको पकड़ लिया, उस घटना को पूरी जानकारी करते हुए उन अपराधियों को पकड़ा है। लेकिन वो खबर 3 दिन बाद आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस घटना के तुरंत होने के बाद उसकी जानकारी भी आनी चाहिए। संगठित अपराध को रोकने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गैंगस्टर न सिर्फ आम आदमी को परेशानी का सबक बनते हैं, बल्कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभावित करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं, और आए तो यहां से जाए नहीं, यह सुनिश्चितता करनी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्य में शांति किस तरह से रह सकती है, हमारे राज्य में अपराध किस तरह से रुक सकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि अलग अलग श्रेणी के अलग अलग हमें ग्रुप बनाने चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के साथ उसको अमल में लाना चाहिए और उस अंजाम देना चाहिए। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेंज में इस दिशा में बेहतर काम करने की और जरूरत है। यहाँ इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बीच समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर भी किसी गैंगस्टर के प्रति युवाओं के पोस्ट को स्क्रीनिंग कर ऐसे युवाओं की निगरानी और समझाइश दोनों करना जरूरी है। और मैं कह सकता हूं, कई छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आती हैं, वो अपराध को अंजाम देती हैं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजाम को उकसाने का काम करते हैं। क्योंकि हर किसी घटना के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशा ही संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। और मैंने देखा है मुंबई से एटीएस की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की, गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। यह निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे जीवन में जब हम पढ़ते थे तो कई तरह के किस्से हमने पढ़े होंगे। हमारा जीवन का आधार क्या है? हम जिस दिन इस सेवा में आए थे उससे पहले हमने क्या क्या मन में सोचा था, क्या क्या हमने विचार किया था, हम किस सपने के साथ आए थे, हमारा माता पिता के प्रति और हमारा जिस गुरुजी के प्रति क्या सम्मान था, हमने उनको क्या विश्वास दिलाया था। और मैं कहना चाहता हूं, आपने जो मन में सोचा था, विचार किया था, आपके गुरुजी ने जो सोचा था और विचार किया था, हमारे माता पिता ने जो सोचा था, जो विचार किया था, ईश्वर की कृपा से वो सब हुआ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? जरा हम उन पीछे के समय को ध्यान में करें कि हम जब आए थे तो हमारे विचार में मन क्या था, आज हमारे मन की बदलने की स्थिति बनी तो क्यों बनी? मित्रों, ये अब का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमारी आगे वाली पीढ़ी किस तरह की आएगी? अगर बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है, हम जिस प्रतिज्ञा के साथ आए हैं, हम जिस विश्वास के साथ आए हैं, जनता उस विश्वास को देखती है। आम जन में वो विश्वास पैदा होता है, और आम जन में विश्वास जब पैदा होता है कि हम समर्पित भाव से उस राज्य की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अब हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मन में भी विश्वास होता है, और विश्वास के साथ काम करने की क्षमता भी 4 गुनी बढ़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें जिस विश्वास के साथ हमने इस ओर कदम रखे हैं, उस कदम को बढ़ाते हुए हमारी पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने का काम हमें करना चाहिए।
यह सूचना हमारी जिला पुलिस के पास होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। उसका कारण भी हमें खोजना पड़ेगा। आप सबको मन में विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण क्या है। यह कार्रवाई हमारी पुलिस द्वारा की जाती तो बेहतर संदेश जाता। हमने साइबर अपराध पर लगाम लगाने में अच्छा काम किया। साइबर अपराधियों को राजस्थान की धरती का उपयोग करने की छूट नहीं दी जा सकती। साइबर अपराध पर 100% अंकुश लगाने का लक्ष्य लेकर हमको चलना है। अभी हुए डिजीफैक्ट और एआई कॉन्फ्रेंस में मैंने लोगों में तकनीकी को लेकर आत्मविश्वास देखा। जिस तरह के छात्र, युवा उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। आपकी यह जिम्मेदारी है कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर आमजन का यह विश्वास बहाल रखना है, क्योंकि लोगों को मोबाइल से डर लगने लग गया कि कहीं हमारे पास कोई इस तरह की साइबर की घटना नहीं हो जाए। और ऐसे लोगों को अगर जब आप खुलासा करते हैं तो उसका पूरा तरह से दीजिए कि आप चिंता मत करिए, जिससे आमजन में विश्वास भी उसका बढ़े। आज जब हम विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसकी पहली शर्त है। और आपने देखा है 2 साल के अंदर हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के हमारे धरती पर उतर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि आने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं राजस्थान में निवेश करने आ गया लेकिन मेरे को परेशानी आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि ये वो विभाग है, ये कहावत है, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार। इस भाषा को समझ रहे हैं आप? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी करे, लेकिन आपके ऊपर आना ही है। उसका सुधार अगर कोई करेगा तो यह डिपार्टमेंट ही करेगा। कुछ भी हो रहा है लेकिन आपके पास आना है, और इसलिए उसका रास्ता भी आपको ही निकालना है। यह व्यवस्था आपको ही बनानी है, उसका विश्वास आपको ही जीतना है। क्योंकि अगर वो कोई भी परेशान उस व्यक्ति को करता है और वो जाकर के ये कहता है कि मेरे को परेशान किया है, तो पहला सवालिया निशान हमारे ऊपर ही लगता है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह विश्वास आने वाले हर व्यक्ति को दिलाना है तो हम ही को दिलाना है। अभी मैं देख रहा था पर्यटन को लेकर के आपने जिस तरह से काम किया है और आपने संदेश दिया है, कोई भी विभाग हो। मैंने यह भी कहा था कि हम हर क्षेत्र में हमारे ऐसे साथी भी हम बनाएंगे। वो समाज के लोग होंगे, वो संस्थाएं होंगी, उन संस्था काम करना चाहती हैं, उनका सहयोग लेकर के हम काम करें। हम व्यक्ति भी बनाएं। सीएलजी के व्यक्ति हैं, इसलिए हम पर्यटन स्थलों पर भी व्यक्ति बनाएंगे अपने। पर्यटन भाई होगा, पर्यटन बहन होगी। हम ऐसे स्थानों पर जहां ज्यादा आवश्यकता है, हॉस्पिटल है तो वहां से भी हम कुछ लोगों को बनाएंगे। बस स्टैंड है तो वहां भी हम बनाएंगे। विद्यालय तो उसके 4-5 जहां विद्यालय स्थापित है वहां के लोगों को हम साथ में लेंगे, क्योंकि वो आपको कई सूचना दे सकते हैं, कई विमर्श आपके साथ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम साथी बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे सहयोगी होंगे। पुलिस थानों में यह व्यवस्थित हो, अपराधियों में भय हो, वो पुलिस थाने की तरफ देखे भी नहीं, लेकिन आमजन में यह विश्वास हो, वो आराम से आए और वो कहें कि मेरी ये वो स्थान है जहां मेरे को हर तरह से सुरक्षा भी मिलेगी और मेरा सम्मान भी होगा, मेरा मान भी होगा। इस तरह का भाव उनमें पैदा हो, क्योंकि लोग उनसे दूर नहीं रहे, नजदीक आए। अगर दूर वो रहे जो अपराधी हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो अपराध के कारण लोगों को डराना चाहते हैं, वो उससे डरे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मन का विश्वास आम जन में हो, हमारा संपर्क भी हो,
हम लोगों से, अच्छे लोगों से संपर्क करते हुए कई अपराधों को ऐसा कि हम अपराध से पहले ही उनको पता लगा लेते हैं कि यह अपराध यहां नहीं हो, लेकिन उसमें हमारा संपर्क बहुत आवश्यक है। थानों के और पास हमारा संपर्क हो, सीओ जहां है, सीओ अपने ऐसे लोगों के संपर्क जिस किसी तरह का अपराध नहीं हो, वहां के लोगों से हमारा अगर व्यवहार ठीक प्रकार से रहेगा, उनसे संपर्क रहेगा, समय समय पर महीने में हम उनको 1-2 बार बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका विश्वास भी बढ़ेगा। वो आपको चुपके से बताएंगे कि यहां इस तरह की घटना है, तो हम उन घटनाओं को पहले से रोक सकते हैं। आपको पहले से वो पूर्व आंकलन करना होगा कि प्रदेश में लगने वाली हमारी औद्योगिक इकाइयों को लेकर किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की आशंका तो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का स्वार्थ कहीं भी झलक सकता है। व्यक्ति व्यक्ति होता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता अलग होती है। हम उसको व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते। व्यक्ति के मन में किसी तरह का भाव होगा, लेकिन हमें आम जन की सेवा करनी है। हमें राज्य के लोगों को किस तरह से लाभ मिले, हमें उसकी ओर चलना है। इसलिए हमें यह भी देखना होगा, ऐसे विरोध प्रदर्शन से केवल शांति व्यवस्था ही भंग नहीं होती, बल्कि उससे उद्यमियों और निवेशकों के मन में भी प्रदेश के नकारात्मक छवि बनती है और वे निवेश करने से कतराने लगते हैं। हमारी सरकार महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित, कमजोर वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने हेतु कृत संकल्पित है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको पुलिसिंग के साथ संवेदनशीलता को भी उपयोग करना होगा। इसमें आवश्यकता है, 2-3 जिलों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। पाली, करौली जिलों में महिला अपराध तथा चित्तौड़गढ़ और ब्यावर जिले को अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में अच्छा काम करने की आवश्यकता है। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी आंकलन होगा। मैंने हमारे गृह सचिव जी और डीजी साहब को कहा है कि हर महीने की हमारी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों को हमें किसी न किसी एक अवसर पर हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए और उनकी भी ग्रेडिंग बननी चाहिए जो लगातार उनको कहने के बावजूद भी उनका काम ठीक नहीं है, तो उनकी भी होनी चाहिए। उनको भी क्या करना चाहिए, यह भी विचार आवश्यक है, क्योंकि हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। काम करने वाले को, जो अच्छा काम करता है, और उस व्यक्ति को जो काम के नाम पर हमारी पुलिसिंग को बदनाम करता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को भी हमें देखना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस अंतर को देखने के लिए हर महीने हमारी रिपोर्टिंग भी हो और वो रिपोर्टिंग पूरी तरह से जाए और उसमें भी हमारे एक कमेटी बन करके उसका भी विचार करें, जिससे कि हमारे पुलिस में अच्छा काम करने वाले हर व्यक्ति को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए और सम्मान राज्य में नहीं समाज में भी मिलना चाहिए, जिससे कि उसको आने वाले लोग और आने वाली युवा पीढ़ी भी देखे कि अच्छा काम करने वाले का किस तरह से सम्मान होता है। मित्रों, आज आवश्यकता है, आवश्यकता इस बात की भी है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप ये मत मानिए कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो आपके अच्छे से कितने लोग सीख रहे हैं, सबक ले रहे हैं और वो आपका अनुसरण करने वाले हैं। और आप ये भी मत मानना जी, आप अगर कहीं ना कहीं किसी गलत तरीका उपयोग कर रहे हैं तो आपके पीछे वो भी लोग हैं, आप उनको भी दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। हम इस बात पर विचार चिंतन जरूर करें, हमें देखना होगा, क्योंकि समाज में आपकी पहचान है, मान्यता है। समाज आपको सिर आंखों पर बैठाता है। अगर उस समाज को हम दिशा देने का काम करेंगे तो वो लोग हमारा अनुसरण करेंगे। गलत दिशा
अगर हम करेंगे गलत दिशा में जाएंगे, अगर वो गलत दिशा में जाएंगे और जिस दिन पकड़े जाएंगे वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने उसकी सोच को ऐसे बनाया है, जिसको देख करके वो चला है। आज का परिवेश नहीं है। आपसे जो सीखने वाले हैं, आपसे जो आपके सीखते हुए जो वो करने वाले हैं, अच्छा करेंगे, वो जीवन भर आपको सराहेंगे कि ये मेरे को उनके द्वारा जो काम अच्छा किया गया था उससे मुझे सीख ली और उस सीख के आधार पर मैं आज इस स्तर पर आया हूं, मैं आज इस स्तर पर बना हूं। आप अपने जीवन को आधार बनाइए। आपने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। पहला व्यक्ति आपके जीवन में भी कोई ना कोई अच्छा होगा। आप प्रतिदिन याद नहीं करें, लेकिन कभी कभी मौकों पर आपको वो याद आते होंगे। और जब आपको याद आते होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं भी होंगे, उनका आशीष आपको मिलता होगा और वो आशीष आपको भी मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि हम जिस दिशा में जाएंगे, लोग आपका अनुसरण उसी दिशा के लिए करेंगे। तो हमें हमारा अनुसरण कैसे दिखाना है, कैसे करना है। मैं नए कानूनों की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश बदल रहा है। इन बदलावों में लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए गए पुराने कानूनों को बदलकर 3 नए कानून बनाए हैं। नई न्याय संहिता को लेकर हमें लोगों में यह विश्वास और मजबूत करना है कि उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। आपको इन कानूनों को उनकी भावना के अनुरूप पूरी तरह से लागू करना है। यह सुनिश्चित करना है कि नए कानून की प्रक्रिया की ट्रेनिंग सारे पुलिस कर्मचारियों को मिले। इनके क्रियान्वयन में केंद्र को पूरा सहयोग प्रदान करना है। हम चरणबद्ध रूप से 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच एफएसएल के माध्यम से कराने के लिए थानों को सुदृढ़ करें। इन कानूनों के मुताबिक एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट के ई रिकॉर्ड अपडेट रखने हैं। एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में जहां कहीं भी दिक्कत है उसे दुरुस्त करना है। प्रदेश को आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए प्रत्येक थाना हर माह में कम से कम 3 स्कूल विजिट करें और नई पीढ़ी को इन कानूनों की जानकारी दें। आने वाले युवा दिवस पर एक स्कूल को थाने की विजिट करवाने और थाने की कार्यप्रणाली तक नए कानून तक उन्हें अवगत कराएं। इसमें जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया, उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ। जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाओ। 12 जनवरी के अवसर पर मैं चाहूंगा कि हर थाने में ऐसे युवा और युवतियों को हमें बड़ी संख्या में बुलाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, नए कानूनों के बारे में उनको बताना चाहिए, सड़क सुरक्षा के बारे में भी उनको बताना चाहिए, यातायात नियमों के बारे में बताना चाहिए, आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए, नशे के बारे में उनको बताना चाहिए। एक चार्ट बनाना चाहिए और चार्ट के आधार पर वो आपके एम्बेसडर बन सकते हैं। उनको बताइए कि आप अभी हमारे यहां आए हो, 50, 100, 70 कितनी संख्या आप चाहते हैं वो संख्या आप उसमें सुनिश्चित करिए। उनको टारगेट दीजिए कि आने वाले 2 महीने में आपकी फिर हम एक बैठक करेंगे, आपने कितने लोगों से संपर्क किया है, उनके नाम और नंबर हमको दीजिए। एक फॉर्म उनको छपवा करके दे दीजिए, उस फॉर्म को लेकर के जाएं। वो अपराध के साथ साथ नशा मुक्ति से भी एक शपथ दिलवाइए कि किसी तरह की ना मैं नशा करूंगा, ना करने दूंगा, समाज में इस व्यवस्था का मैं विरोध करूंगा।
अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के अंदर होगा। हम चाहते हैं ये एक किताब भी हमारी बने जिसको हम विद्यालय में संचालित करें, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी को हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम आज हर 15 दिन में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की बात करते हैं। अगर हमारे जीवन में बचपन से अगर वो सिखाया जाएगा तो हमारे जहन में बैठता है। हम चाहते हैं एक पुलिसिंग का एक पाठ इन सारे विषयों को लेकर के हम छोटी कक्षाओं में प्रारंभ करें। इसका एक सिलेबस बना करके हम किस तरह से दे सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी युवाओं को हमें इस समय बताने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से वो समझें कि हमारे जीवन में क्या क्या हमें काम करना है, किस तरह से करना है, यातायात का पालन कैसे करें, 18 साल के होने के बाद हम किस तरह से हमारा लाइसेंस बनेगा, उससे पहले हमें कोई व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। मित्रों, ये हमारा काम है कि हम नीचे इसको पहुंचाएं, और मैं चाहता हूं कि 12 जनवरी को इस तरह के कार्यक्रम हर थाने में हो। उसकी सूची पहले से बनाएं, उसकी सूची बना करके उनको बुलाएं, उनको टारगेट दें, एक फोरम दें जिससे कि उनके नंबर आपके पास हो। इस बहाने से आपके पास कोई भी एक मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई भी गांव नहीं बचेगा, कोई भी ढाड़ी नहीं बचेगी, कोई भी अपार्टमेंट नहीं बचेगा जिसका नंबर किसी पुलिस थाने में नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर आप उसका सहयोगी भी बना सकते हैं, आप उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी पहुंच हर जगह तक रहे। आपका बीट का जो इंचार्ज होता है वो कॉपी उसको भी दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि यह भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारा शहर हो या कस्बा हो उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी जानकारी भी हमारे उस बीट अधिकारी को और उस थाने को होनी चाहिए, क्योंकि वहां से निकलने वाला अपराध कहीं ना कहीं पकड़ में आए, उसकी सूची अगर आपके पास रहेगी तो आपको यह रहेगा कि अगर उधर होकर अपराधी गया है तो आप वहां से तुरंत उसकी जानकारी करके उसको मंगा सकते हैं। हमको तुरंत कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उसमें हमारा मिलेगा। जहां आवश्यकता है हर तिराहे चौराहे पर हम उसको आंकलन करें, वहां भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में हम ये भी करने वाले हैं कि हमारे विधायकों को जो हमारा विधायक को उसका पैसा मिलता है, हम उससे भी कहीं ना कहीं 10%, 5% उसमें भी हम प्रावधान रख रहे हैं कि उसमें भी कहीं आवश्यकता हमारी पुलिसिंग को यह लगे कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, यहां अपराधियों का निकलने का एक रास्ता एक यही है, तो वहां भी हम उस व्यवस्था को ठीक प्रकार से करें जिससे भी किसी भी तरह से अपराधी निकल नहीं पाए। इस व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना है। आने वाले युवा दिवस पर इस कार्यक्रम को करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और एक आपकी अच्छी पहुंच भी वहां तक बनेगी। हमने पुलिसिंग सिस्टम को तेजी से आधुनिक बनाने का काम करना है। हमारी सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वे अधिक सक्षम बन सकें। हम पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रियान्वयन एवं विस्तार का कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कार्मिकों को वर्दी भत्ते को भी बढ़ाने का काम किया है। पुलिस निरीक्षक के अधिकारियों को मैस भत्ता भी बढ़ाने का काम हमने किया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों को अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।
मुझे अवगत कराया गया है कि इस पुलिस सम्मेलन में राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूद समय में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें साइबर अपराध, पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दे सहित नवीन अपराधों, कानूनों तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषय शामिल हैं। हम सभी के अपेक्षा है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। कई इस तरह के हैं कि उनमें हमें और काम करने की आवश्यकता है। विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों से संबंधित कार्रवाई जो खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके, इसको भी हमें सुदृढ़ करना है। ऐसी सूचनाओं का विश्लेषण प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करके किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। इस हेतु सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को कौशल अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों को एक एक पुलिस स्टेशन को गोद लेना चाहिए। साथ ही विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए पुलिसिंग में सुधार के उपाय लागू करने चाहिए। पुलिस को डेटा आधारित न्याय वितरण और आंतरिक सुरक्षा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एआई से जोड़कर राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड का उपयोग करना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा को देश के समग्र हित के लिए उपयोग में लाने और उसे सही दिशा देने के लिए नवीन तरीके खोजने चाहिए, जिससे सरकार और समाज दोनों का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए। पुलिस को ऐसे व्यक्तियों समूहों के जुड़ने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए जिनका रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण हो। वो मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर इनको आप जोड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा फायदा पुलिसिंग को होने वाला है। जैसे हेल्पलाइन पर जनता की समस्याओं को सुनता हूं, ठीक उसी तरह आपको भी पुलिस हेल्पलाइन पर आम जन की समस्या को सुनकर उसका समाधान करना होगा और ये हमें लगाना होगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था और सुदृढ़ हो, क्योंकि हो सकता है आपको उस हेल्पलाइन पर ऐसे अपराध की सूचना आए जो अपराध घटित होने वाला है और उस सूचना से आप उसको रोक सकते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम घटना से पहले उसको रोकना बहुत आवश्यक होता है। हम सभी की अपेक्षा है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस के समक्ष आ रही चुनौतियां तथा बेहतर पुलिसिंग के लिए हम यहां कुछ सारगर्भित समाधान लेकर जाएं, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए इसके लिए भी हमें काम करना है। और हमको बेहतर संसाधन की आवश्यकता उसके लिए होती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि बेहतर संसाधन के लिए हमारी सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो आपकी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी, इसका भी मैं विश्वास देता हूं। अंत में कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से कार्यशाला आप सभी के लिए बेहतर पुलिसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका फायदा न सिर्फ पुलिस को होगा अपितु आम नागरिकों के लिए बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर समाज को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। एक बार फिर से सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो उनकी कल्पना है, उनका विजन है, उस विजन को विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा अग्रणी प्रदेश बने जिसमें किसी भी तरह का कोई अपराध की स्थान नहीं हो और हम देश में पहले नंबर की हमारी पुलिसिंग बने। इस आशा और विश्वास के साथ इस सम्मेलन में आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से 2 दिनी कार्यशाला ये हमारे पुलिसिंग के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगी और उसके साथ ही हम हमारे प्रदेश में पुलिसिंग का काम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पर सार्थक चर्चा के साथ हमारा ये सम्मेलन संपन्न होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण संबोधन आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुन रहे थे। विकसित भारत में पुलिसिंग विषय, इस पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन शुरुआत हो गई है औपचारिक रूप से। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन और कल भी आरपी में इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो वहीं तस्वीरों में आप मंच पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को देख रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी साथ में मौजूद हैं।